जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जी एक्सपर्ट फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा करंट अफेयर्स पर, जो कि परीक्षा के दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है, किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? क्या वेला को, कि वागीर को, कि करंज, कि दोस्तों खंडेरी? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अभी हाल ही में प्रोजेक्ट 75वीं, कौन सी? प्रोजेक्ट 75वीं की 5वीं पनडुब्बी वागीर को, कौन सी दोस्तों? 5वीं पनडुब्बी वागीर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। क्लियर है दोस्तों? तो उस पनडुब्बी का क्या नाम है जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो दोस्तों उसका नाम है वागीर। क्लियर है दोस्तों? इस पनडुब्बी का जो निर्माण है दोस्तों वो मेसर्स नेवल ग्रुप फ्रांस के द्वारा, कौन सा दोस्तों? मेसर्स नेवल ग्रुप फ्रांस के सहयोग से मझगांव, क्लियर दोस्तों? मझगांव डाक शिप बिल्डर्स, यानी इसे साफ बोलते हैं MDL। क्लियर है? मझगांव और उसके बाद डॉक शिप बिल्डर्स मुंबई में किया गया है। क्लियर है दोस्तों? तो इस पॉइंट को बिल्कुल भी दिमाग पे रख लीजिए दोस्तों कि प्रोजेक्ट 75वीं की 5वीं पनडुब्बी भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल किया गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, 13वीं विश्व व्यापार संगठन, कौन सा? 13वीं विश्व व्यापार संगठन WTO मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? क्या भारत करेगा, कि UAE, कि सऊदी अरब, कि दोस्तों ओमान? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का अगर देखा जाए तो सही आंसर तो ऑप्शन बी है, अर्थात UAE अर्थात यूनाइटेड अरब इमिरेट। क्लियर है? 13वीं विश्व व्यापार संगठन WTO मंत्रिपरिषद की बैठक करेगा। क्लियर है दोस्तों? आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को अच्छे से आप लोग समझिए और उसे याद करिए। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अबीगैल, किसकी बात कर रहे जोरो? अबीगैल किनोइकी कैकोलिक, क्या? अबीगैल किनोइकी कैकोलिक कवानानाकोआ का निधन हो गया। वह कहाँ की एक प्रकार से राजकुमारी थी? क्लियर है? तो दोस्तों क्या होनोलुलु हवाई की राजकुमारी थी, कि जापान की राजकुमारी थी, कि इंडोनेशिया की, कि फिलीपींस की? दोस्तों आप आंसर का सही क्या है आइए जानते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, होनोलुलु हवाई की, ध्यान दीजिएगा, राजकुमारी थी, जिनका हाल ही में 75 वर्ष की अवस्था में इनका देहांत हो गया। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अर्थात क्वेश्चन नंबर 4 की। भारतीय सेना ने हाल ही में किस बैलिस्टिक मिसाइल को प्राप्त किया है? क्या युद्धवीर को प्राप्त किया, कि तूफान, कि प्रलय, कि दोस्तों पिनाका? प्रश्न का अगर देखा जाए सही आंसर तो भारतीय सेना ने हाल ही में प्रलय, कौन सा दोस्तों? प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल को क्या किया है? प्राप्त किया है। क्लियर है? तो ध्यान दोस्तों इस प्रश्न को बिल्कुल दिमाग सेट कर लीजिए। नेक्स्ट अर्थात क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। किस स्थल को यूनेस्को, कौन सा दोस्तों? किस स्थल को यूनेस्को विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में जोड़ा गया है? क्या वडनगर शहर, कि सूर्य मंदिर मोढेरा, कि रॉक कट मूर्तियां, कि उपरोक्त सभी? दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है डी, अर्थात उपरोक्त सभी को। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। सामाजिक प्रगति सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बाई केंद्र शासित प्रदेश कौन है? क्या हरियाणा है, कि पुदुचेरी, कि महाराष्ट्र, कि दोस्तों लद्दाख? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सामाजिक प्रगति सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश है क्या? पुदुचेरी।
पुदुचेरी है। क्लियर है दोस्तों, कौन सा है? पुदुचेरी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। करीम बेंजेमा किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी थे जिन्होंने संन्यास ले लिया है? क्या फ्रांस के, कि अर्जेंटीना, कि क्रोएशिया, कि मोरक्को? तो प्रश्न का आंसर अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए बिल्कुल सत्य है दोस्तों। तो करीम बेंजेमा फ्रांस देश के फुटबॉल खिलाड़ी थे जिन्होंने संन्यास से ले लिया है। चलिए दोस्तों, अपना अपना क्वेश्चन सुनिए और प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, जनजातीय शीतकालीन महोत्सव का आयोजन किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि जम्मू कश्मीर में है, कि हिमाचल प्रदेश, की उत्तराखंड, की लद्दाख में। दोस्तों प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। फिट एट एनी एज, क्या फिट एट एनी एज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वीवी अय्यर, की देविका रंगाचारी, की रिया मिश्रा, की आर कौशिक? आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में बिहार के किन स्थानों को शामिल किया गया है? क्या गया को, कि नालंदा, कि ए और बी दोनों को, कि गोलघर को? दोस्तों इस तरीके से ये हमने पूरे 10 क्वेश्चन के बारे में चर्चा किया और आप भी अच्छे से इसको समझें। क्लियर है? तो दोस्तों प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और दोस्तों अब हम चर्चा करने वाले हैं किस पर? स्टैटिक जीके का पॉलिटी। क्लियर है? तो पॉलिटी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई सारी परीक्षाओं में पॉलिटी से आसानी से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज का जो हमने पॉलिटी का चैप्टर चुना है वो है क्या? प्रेसिडेंट। क्लियर है? यानी हम राष्ट्रपति महोदय जी के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिएगा और हम मिलते हैं राष्ट्रपति महोदय के चैप्टर के साथ। तो चलिए दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होगा और इस लेक्चर में जो हमने चैप्टर चुना है दोस्तों वो होगा राष्ट्रपति, जिन्हें हम प्यार से इंग्लिश में प्रेसिडेंट के नाम से जानते हैं। राष्ट्रपति महोदय जी दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली कौन सी? दोस्तों भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली वो ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। तो किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं दोस्तों संसद की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? संसद। तो संसद का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस में किया गया दोस्तों? 79 में किया गया है। तो अनुच्छेद 79 अर्थात 79 में किस चीज़ का उल्लेख है दोस्तों? तो भारतीय संसद का उल्लेख है। अब बात करते हैं तो संसद की। तो संसद के दोस्तों 3 अंग होते हैं। तो संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन से वो अंग होते हैं आइए जानते हैं। तो पहले याद रखना है दोस्तों राष्ट्रपति। तो संसद का पहला अंग राष्ट्रपति। दूसरा आपको याद रखना है दोस्तों लोकसभा। क्लियर है? लोकसभा भी लिख सकते हैं, राज्यसभा भी लिख सकते हैं। क्लियर? चाहे आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। लोकसभा। और तीसरा आपको याद रखना है दोस्तों राज्यसभा। तो संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद का उल्लेख भारतीय संविधान के 79 में है। राष्ट्रपति का उल्लेख जो है दोस्तों भारतीय संविधान के क्लियर है अनुच्छेद 52 में है। तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति महोदय जी के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 81 में दोस्तों किस चीज़ का वर्णन है? अनुच्छेद 81 में लोकसभा का। क्लियर है? और अनुच्छेद 80 में क्लियर है किस चीज़ का उल्लेख है दोस्तों? राज्यसभा का। क्लियर है? तो इस तरीके से बिल्कुल भी अपने दिमाग को सेट कर लीजिएगा। 79, 80, 81 क्लियर है? और यहाँ पर अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति जी का उल्लेख है। क्लियर है? सबसे पहले राष्ट्रपति महोदय जी का काम क्या है? संसद के सत्र को बुलाना। क्लियर है? तो ये क्या महोदय जी क्या करते हैं? संसद के सत्र को बुलाते हैं। क्लियर है? कौन? राष्ट्रपति महोदय जी।
लोकसभा को दोस्तों प्रश्न पूछता है कि लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है कि उच्च सदन, तो लोकसभा को निम्न सदन के नाम से हम जानते हैं। तो लोकसभा को दोस्तों निम्न सदन के नाम से जानते हैं। क्लियर है दोस्तों। यह एक अस्थायी सदन है। हर एक 5 वर्ष में इस सदन का क्या होता है, विघटन हो जाता है, फिर चुनाव होता है, फिर नए सदस्यों का आगमन होता है लोकसभा में। क्लियर है। लोकसभा का कार्यकाल सिर्फ 5 वर्ष का होता है। क्लियर है दोस्तों, समझ लीजिए। क्लियर है। और राज्यसभा की बात करते हैं दोस्तों, इसे हम बोलते हैं उच्च सदन बोलते हैं। क्लियर है। ये अस्थाई सदन है, ये कभी भी भंग नहीं होता। क्लियर है। बस यही होता है हर 6 वर्ष में या हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अपने पदों से इस्तीफा दे देते हैं। क्लियर है। और नए सदस्यों की नियुक्ति हो जाती है। समझ में आया दोस्तों। आशा है कि ये आपको बिल्कुल भी अपने दिमाग पे सेट कर लिया। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं, सीट कितने हैं, 245, और इसमें दोस्तों आपको 545 याद रखना है। हालांकि 552 है अधिकतम, लेकिन वर्तमान समय 545 ही सदस्य इसमें विराजमान हैं और राज्यसभा में 245। क्लियर है दोस्तों। ये भी पॉइंट अपने दिमाग पे, माइंड पे सेट कर लीजिए। क्लियर है। आइए दोस्तों, अब हमने संसद के 3 अंग के बारे में अच्छे से समझा। अब हमारा इस पे चर्चा जो होने वाला है वो राष्ट्रपति महोदय जी पे होगा। किस पे होगा दोस्तों, राष्ट्रपति महोदय जी पे होगा, अनुच्छेद 52 पे होगा। क्लियर है। तो आइए हम अनुच्छेद 52 के बारे में अच्छे से राष्ट्रपति महोदय जी की पूरी जानकारी हम लोग लेते हैं। इनकी पावर क्या है, इन्हें क्या क्या शक्तियाँ प्रदान की गई हैं और किस अनुच्छेद में क्या चीज़ राष्ट्रपति महोदय जी के बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम जानेंगे कि संघ स्तर पर जो सरकार होती है, वो संघ स्तर पर जो सरकार होती है, तो उसमें कार्यपालिका का हेड कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। यानी केंद्र में सबसे बड़ा हेड के रूप में कौन काम करता है, राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति महोदय जी अपनी सारी शक्तियां प्रधानमंत्री के माध्यम से प्रधानमंत्री को सौंप दी है। क्लियर है। तो नाम मात्र के कौन है, राष्ट्रपति हैं, वास्तविक हेड प्रधानमंत्री होता है। इसलिए देखते हैं कोई भी कार्य होता है, चाहे देश विदेश का भ्रमण हो, चाहे भारत के अंदर कोई भी बड़ा काम हो, छोटा काम हो, प्रधानमंत्री ही देखने को मिलते हैं, राष्ट्रपति महोदय जी नहीं दे। क्यों, राष्ट्रपति महोदय जी अपनी सारी शक्तियाँ किसको दे दिए हैं, प्रधानमंत्री को दे दिए हैं। वो उस तरीके से वो अपना कार्य करते हैं। क्लियर है। तो ये पॉइंट, लेकिन समय समय पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदय जी को जानकारी देते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से राज्य की बात करते हैं, तो राज्य में जो सरकार होती है उसकी कार्यपालिका का जो हेड होता है वो राज्यपाल होता है। क्लियर है। तो संघ में कार्यपालिका का हेड बताइए जैसे राष्ट्रपति, और राज्य में कार्यपालिका का हेड राज्यपाल। जिस तरीके से केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं, ठीक उसी तरीके से राज्य में राज्यपाल की भूमिका होती है। क्लियर दोस्तों। ऐसा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये हर एक पॉइंट हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमने अभी बताया कि राष्ट्रपति महोदय भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। तो ये क्या होते हैं, भारत के क्या हैं, प्रथम नागरिक हैं। क्लियर है। तो इस प्रश्न को बिल्कुल दिमाग में कई सारी परीक्षाओं में पूछता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होते हैं, प्रेसिडेंट, यानी भारत का राष्ट्रपति होता है। क्लियर है। साथ ही में दोस्तों ये संघ की कार्यपालिका का हेड भी होते हैं। तो ये संघ की, ध्यान दीजिए दोस्तों, संघ की कार्यपालिका, क्लियर है, कार्यपालिका के क्या होते हैं दोस्तों, हेड होते हैं। क्लियर है। अगर वास्तविक हेड की बात किया जाए, किसकी, वास्तविक हेड की बात किया जाए, तो पीएम को बताएंगे, अर्थात प्रधानमंत्री जी को देंगे। क्लियर है दोस्तों। ये पॉइंट आपको समझ में आया। तो जबकि संघ की वास्तविक कार्यपालिका का हेड कौन है, प्रधानमंत्री। क्लियर है। संघ की कार्यपालिका का हेड कौन है, राष्ट्रपति महोदय जी। ओके, समझ में आ गया है। अब चलिए दोस्तों हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद के बारे में जानते हैं। जैसा कि हमने आपको बता ही दिया कि अनुच्छेद किसमें, अनुच्छेद 52 में दोस्तों किसके बारे में बताया गया है, राष्ट्रपति के
पद के बारे में बताया गया। तो अनुच्छेद 52 में क्या है, राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया। क्लियर है। अब 52 के बाद कौन सा आता है, 53 में। अनुच्छेद 53 में क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा जो इन्हें, राष्ट्रपति महोदय जी को जिस तरीके से कार्य एवं शक्तियों के बारे में, जो जो कार्य इन्हें सौंपा गया, क्या क्या शक्तियां हैं, उस सब बताएं। तो क्या है अनुच्छेद 53 में, कार्य एवं शक्तियां। क्लियर है। अनुच्छेद 53 में क्या है, कार्य एवं शक्तियां। अनुच्छेद 54 में क्या है दोस्तों, जल्दी से बताइए। अनुच्छेद 54 में दोस्तों सोच सोच के बताइए, क्या है, निर्वाचन है। क्लियर है दोस्तों। अनुच्छेद 54 में क्या है, निर्वाचन, अर्थात राष्ट्रपति महोदय जी का निर्वाचन किस तरीके से होगा, किस विधि से होगा, ये ध्यान दें। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है दोस्तों, अप्रत्यक्ष विधि से होता है। किस विधि से होता है, अप्रत्यक्ष विधि से होता है। अप्रत्यक्ष विधि मतलब होता है कि हम जिनको चुनते हैं वो जाकर राष्ट्रपति महोदय जी को चुनते हैं। क्लियर है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट देता है, किसे हम चुनते हैं। क्लियर है। जैसे हम संसद को चुनते हैं, सांसद को चुनते हैं, विधायक को चुनते हैं, तो ये सभी ही जाकर क्या करते हैं, वोट देते हैं। क्लियर है। तो दोस्तों कौन कौन वोट देता है, किसको, राष्ट्रपति महोदय जी को, ये आइए देखते हैं। पहले हम बात करेंगे निर्वाचन, या निर्वाचक भी लिख सकते हैं, या आप ऐसे बोल सकते हैं कौन कौन से इसमें भाग लेते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कौन कौन से निर्वाचक होते हैं जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में एक प्रकार से वोट देने जाते हैं। जैसे लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, पहला याद रखना है दोस्तों, कौन, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। क्लियर है। ये जाते हैं किसको वोट देने, राष्ट्रपति महोदय जी को। और उसके बाद दोस्तों राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जाते हैं, कौन, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। ये भी किसको वोट देते हैं, राष्ट्रपति महोदय को वोट देते हैं। तीसरा आपको याद रखना है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, कौन, विधान सभा के निर्वाचित सदस्य। और चौथा आपको याद रखना दिल्ली पुदुचेरी विधान सभा के निर्वाचित सदस्य। और विधान परिषद के सदस्य नहीं वोट देते हैं, ये बिल्कुल अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए। क्लियर है। तो इस तरीके से अनुच्छेद 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। निर्वाचन का मतलब कैसे होता है, अप्रत्यक्ष विधि से। अप्रत्यक्ष विधि मतलब डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है, जैसे प्रधानमंत्री देखते हैं ना, चुनाव होता है। क्लियर है। तो डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है, बल्कि किसके माध्यम से होता है, कैसे होता है, अप्रत्यक्ष विधि से। यानी जिसको हम चुनते हैं वो जाकर किसको चुनते हैं, राष्ट्रपति महोदय जी को। जैसे लोकसभा के सदस्यों को हम चुनते हैं तो ये जाके वोट देंगे, राज्यसभा के सदस्य जाके वोट देते हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जाके वोट देते हैं, और दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं, किसको वोट देने जाते हैं, राष्ट्रपति महोदय जी को वोट देने जाते हैं। क्लियर है दोस्तों। आशा है कि आपको बिल्कुल भी अपने दिमाग पे सेट कर लें। तो विधानसभा, ध्यान दीजिएगा, सदस्य, उसको विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति महोदय जी को चुनाव में वोट देने नहीं जाते। क्लियर है। चलिए इसको मिटाते हैं और बात करेंगे अनुच्छेद 55 की। तो अनुच्छेद 55 में क्या है दोस्तों, निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 55 में क्या है, निर्वाचन की रीति। तो अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की रीति। 56 में क्या है दोस्तों, 56 में है पदावधि। कितना क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 56 में क्या है, पदावधि। पदावधि में दोस्तों होता है कार्यकाल, अर्थात कहने का तात्पर्य जो राष्ट्रपति महोदय जी हैं इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राष्ट्रपति महोदय जी का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का दोस्तों, 5 वर्ष के लिए ये जनता के समक्ष आते हैं और देश की सेवा करते हैं। क्लियर है। लेकिन इसके
पहले भी यानी 5 वर्ष के पहले भी ये अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन इसका कुछ कारण भी हो सकता है। क्लियर है? जैसे इन्हें अपना पद नहीं पसंद आ रहा है तब भी दे सकते हैं, इन पर महाभियोग की प्रक्रिया लग गई तब भी, ये देश संविधान हर चीज़ का उल्लंघन कर रहे हैं तब भी ये इन पर एक प्रकार से महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। क्लियर है? अनुच्छेद 57 में क्या है जल्दी से बताइए दोस्तों। अनुच्छेद 57 क्या है? पुनः निर्वाचन है। पुनः निर्वाचन कहने का तात्पर्य है कि राष्ट्र महोदय जी जैसे एक बार राष्ट्रपति बन गए हैं, जब तक चाहें तब तक वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। क्लियर है? यानी उनके ऊपर है। क्लियर है? जय वो वृद्ध भी हो जा सकते हैं, 70 साल 80 साल हो गए हैं दोस्तों, तब भी वो चुनाव लड़ सकते हैं जब तक उनके अंदर क्षमताएं हैं। तो कोई समय पीरियड नहीं निर्धारित किया गया है कि राष्ट्र महोदय इतने से इतने साल तक ही वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, नहीं। जब तक चाहे, जब तक इनकी भुजाओं में ताकत है तब तक वो राष्ट्रपति का चुनाव के लिए अपना नामांकन दे सकते हैं। क्लियर है? तो भारत में सबसे लंबे कार्यकाल वाले जो राष्ट्रपति थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये पॉइंट बिल्कुल अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए। क्लियर है दोस्तों? आइए हम अनुच्छेद 58 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 58 क्या है दोस्तों? योग्यता है। आखिरकार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो क्या क्या योग्यताएं आपके पास होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए। तो हम मतलब एक प्रकार से अगर ये सभी योग्यताएं हैं मतलब तो आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। पहली योग्यता आपको याद रखना है, भारत का नागरिक हो। क्लियर है? पहली योग्यता क्या है दोस्तों? भारत का नागरिक हो। यानी किसी भी व्यक्ति को अगर चुनाव लड़ना है राष्ट्रपति का तो सबसे पहले उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों? दूसरा योग्यता है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हूँ, यानी 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यानी 35 वर्ष के पहले वाले राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, बल्कि 35 वर्ष के बाद या 35 साल वाले राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? तीसरी योग्यता को लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो। तीसरी भी योग्यता होना चाहिए, लोक सभा सदस्य बनने योग्य हो, ये हुआ। और चौथी जो योग्यता है दोस्तों वो किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी किसी सरकारी नौकरी या किसी सरकारी जॉब पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। अगर ये योग्यता पागल अथवा दिवालिया ना हो। क्लियर है? अगर ये सभी योग्यताएं किसी भी व्यक्ति के पास हैं तो भारत का नागरिक है और एक प्रकार से भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। क्या? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो, किसी लाभ के पद पर न हो। तो ये राष्ट्रपति बनने की योग्यता है। लेकिन दोस्तों अब देखा जाए कि ये सभी योग्यता तो हर एक आम इंसान के भी पास हैं। बहुत सारे मतलब भारत के हर एक व्यक्ति भारत का नागरिक है, देख ही रहे हो। 35 वर्ष की आयु बहुत सारे लोग पूरा कर चुके हैं। हर एक व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनने योग्य भी है, ऐसा तो है नहीं योग्य नहीं। और किसी लाभ के पद पर न हो, मतलब अब जान ही रहे हैं किस तरीके से सरकारी नौकरियां लोगों के हाथों में हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास सरकारी नौकरी, जिनके घर में सरकारी जॉब नहीं है। क्लियर है? तो ऐसी योग्यता होने से बहुत भारी भरकम भीड़ लग सकती है। तो यहाँ पर एक चुनाव की प्रक्रिया को लागू कर दिया गया है कि कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। क्या दोस्तों? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। क्लियर है? तो 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक अर्थात 50-50-100। कितना? 50-50-100 विधायक या सांसद आपके सपोर्ट में होने चाहिए। क्लियर है? तो 50-50 कितने होते हैं? 100 विधायक या सांसद आपके सपोर्ट में होने चाहिए। क्लियर है? अगर नहीं है तो आप राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, अगर हैं तो आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। क्लियर दोस्तों? आशा है कि पॉइंट समझ। अब इसमें जमानत राशि लगते हैं, चुनाव अगर लड़ना है
तो कुछ जमानत राशि है, वो जमानत राशि है 15,000 रुपये। क्लियर है? कितना दोस्तों? 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा कराई जाती है सरकारी खजाने में। यदि आप चुनाव जीत जाते हैं दोस्तों, तो ये आपकी जो जमानत राशि है आपको वापस दे दी जाती है। यदि चुनाव आप हार जाते हैं तो ये जो जमानत राशि है उसे सरकार जब्त कर लेती है, अर्थात देती नहीं है। क्लियर है दोस्तों? तो पॉइंट आप लोग समझ ही गए होंगे कि योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। क्लियर है? अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 60 की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 60 में दोस्तों शपथ की बात की गई है। किसकी बात की गई है? शपथ। अब जब राष्ट्रपति महोदय जी चुनाव लड़के आ गए हैं और जीत गए हैं तो इन्हें शपथ ग्रहण करना पड़ेगा कि ये अपने कर्तव्य का पालन सही ढंग से पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे कि नहीं करेंगे, इसके लिए शपथ दिलाई जाते हैं। तो राष्ट्रपति महोदय जी को जो शपथ दिलाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, क्लियर है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष ये अपनी शपथ को पढ़ते हैं, या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति महोदय जी को शपथ दिलाते हैं। क्लियर है? तो ये पॉइंट बिल्कुल भी दिमाग पे सेट करिए। अगर ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अगर नहीं है तो उनके द्वारा एक वरिष्ठ न्यायाधीश क्या होगा, इनकी शपथ को दिलाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो अनुच्छेद 60 में क्या है? शपथ का उल्लेख है। तो इस पॉइंट को बिल्कुल अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि बहुत ज़्यादा परीक्षाओं पूछता है, वो पूछता है अनुच्छेद 61 के बारे में। अनुच्छेद 61 है महाभियोग। क्या दोस्तों? अनुच्छेद 61 में क्या है? महाभियोग। महाभियोग क्या है ये पॉइंट जानते हैं। जैसे राष्ट्रपति महोदय जी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, संविधान का उल्लंघन करते हैं, क्लियर है, संविधान के नियमों का पालन नहीं करते हैं, संविधान के बनाए गए कानून का वो विरोध करते हैं या उसका समर्थन नहीं करते हैं या उसका उल्लंघन करते हैं, तो ध्यान दिए दोस्तों, इन पर महाभियोग लगता है। महाभियोग लगने से पहले इन्हें 14 दिन पहले इन्हें एक नोटिस भेज दिया जाता है कि आप पर महाभियोग लगने वाला है, आप अपनी गलती को स्वीकार कर लें। ये नहीं स्वीकार करते हैं तो इन पर महाभियोग लगता है। जब महाभियोग क्लियर हो जाता है तो इन्हें अपने पद से छोड़ना होता है, इन्हें अपने पद को त्याग देना पड़ता है। क्लियर है? तो ये पॉइंट बिल्कुल अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए दोस्तों। क्लियर है? तो एक बार रिवीजन, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद हैं, अनुच्छेद 53 में कार्य एवं शक्तियाँ, 54 में निर्वाचन, 55 में निर्वाचन की रीत, 56 में पदावधि, 57 में पुनः निर्वाचन, 58 में योग्यता, 60 में शपथ, 61 में महाभियोग है। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों के बारे में। क्या आखिरकार राष्ट्रपति महोदय जी को कौन कौन सी कार्य और कौन कौन सी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर है? सबसे पहले हम जानेंगे कि अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य के बारे में बताया गया है। क्लियर है? तो ध्यान दीजिए, कार्यपालिका जो राष्ट्रपति महोदय जी होते हैं अपने शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा ही करते हैं। क्लियर दोस्तों? अब देखते हैं इन्हें क्या क्या एक प्रकार से शक्तियां हैं। पहली शक्ति है कार्यपालिका संबंधी शक्ति होती है, जैसे नियुक्ति करने की शक्ति होती है। ये किसको किसको नियुक्त करते हैं? जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं कौन? राष्ट्रपति। कैग का नाम सुने ही हैं, CAG, जो कि हमने पढ़ाया, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल। क्लियर है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। चुनाव आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। क्लियर है? और दोस्तों अनुच्छेद 263 पूछता है, अनुच्छेद 263 पूछता है
कि अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करना। क्या है दोस्तों? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करना, ये अनुच्छेद 263 में है। क्लियर दोस्तों? और अनुच्छेद 280 में है वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 280 में क्या है? वित्त आयोग का गठन। तो ये भी पॉइंट ध्यान दें। तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन है। क्लियर दोस्तों? अब ध्यान दीजिएगा, अब आगे भी इनके पास कुछ शक्तियां हैं, जैसे राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। जानते हैं कोई बिल भी कोई भी बिल है बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के वो पास नहीं हो सकता है। क्लियर है? राष्ट्रपति महोदय जी संसद को संबोधित करते हैं, यानी संसद को संबोधित करने का काम करते हैं राष्ट्रपति महोदय जी। क्लियर है? अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। ये पॉइंट जानते रहिए। अनुच्छेद 123 में क्या है? अध्यादेश है। ये अध्यादेश कौन जारी करता है? राष्ट्रपति महोदय जी जारी करते हैं। क्लियर है? कब जारी करते हैं? जब संसद की बैठक नहीं चल रही होती है। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरीके दोस्तों अनुच्छेद 123 में क्या है? अध्यादेश। क्लियर है दोस्तों? लाइट चलेगी तो थोड़ा आप लोग तो संसद के सत्र को बुलाना, सत्रावसान करना या लोकसभा को भंग करना, ये भी अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति ही को ये शक्ति प्राप्त है। क्या शक्ति प्राप्त है? कि संसद के सत्र बुलाना, सत्रावसान करना और लोकसभा को भंग करना, ये अनुच्छेद 85 के तहत इन्हें पावर दिया गया है। क्लियर दोस्तों? और दोस्तों इसमें ध्यान दीजिएगा, इन्हें अनुच्छेद 72 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अनुच्छेद 72। क्लियर है? अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति है। क्लियर दोस्तों? तो अनुच्छेद 72 के तहत क्या है? क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। किसको? राष्ट्रपति महोदय जी को। क्लियर है दोस्तों? अनुच्छेद लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, अनुच्छेद 143 में क्या है? 143। अनुच्छेद 143 में क्या है दोस्तों? कि जैसे राष्ट्रपति महोदय जी हैं, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। राष्ट्रपति महोदय जी किससे सलाह लेते हैं? अनुच्छेद 143 तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। क्लियर है? और राष्ट्रपति महोदय ध्यान दीजिएगा, तीनों सेना, जल, थल, वायु के अध्यक्ष होते हैं, सेनापति होते हैं, एक प्रकार से मान सकते हैं। क्लियर है? राष्ट्रपति किसी भी देश के साथ युद्ध शांति करने की घोषणा कर सकता है। क्लियर है? ऐसा मान सकते हैं। आपात शक्तियां भी इन्हें प्राप्त है, जैसे अनुच्छेद 352 के तहत क्या है? युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण ये लगाया जाता है। क्लियर है? अभी तक ध्यान दीजिएगा, वित्तीय आपात कभी नहीं लगा है, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। तो अनुच्छेद 352 क्या है दोस्तों? बताइए क्या है? राष्ट्रीय आपात। क्लियर है? अनुच्छेद 356 क्या है? राज्यों द्वारा ये लगाया जाता है। क्लियर है? राज्य आपातकाल है। अनुच्छेद 360 में क्या है? वित्तीय आपात है। क्लियर है? वीटो पावर इन्हें प्राप्त है अनुच्छेद 111 के तहत, ये भी जान दे दीजिए। अनुच्छेद 111 के तहत इन्हें क्या प्राप्त है? वीटो पावर है। क्लियर? प्राप्त है। क्लियर है? तो इन सभी पॉइंट को दिमाग पे रख लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, अब लेक्चर को हम समाप्त करेंगे, लेकिन समाप्त करने से पहले कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के तौर पे दिए जाएंगे। दोस्तों चलिए पहला क्वेश्चन सुनिए और प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, किस अनुच्छेद के तहत, क्लियर है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति महोदय जी सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते हैं। क्लियर है? इस पॉइंट को बिल्कुल भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल
कितने वर्ष का होता है, का होता है। क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन है, क्लियर है, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है। चौथा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, वित्तीय आपात, कौन सा, वित्तीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, वित्तीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। पांचवा क्वेश्चन आपको बताना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। क्लियर है। और किस विधि से होता है, यही बता दीजिएगा, किस विधि से होता है, या प्रत्यक्ष विधि से होता है, अप्रत्यक्ष विधि से होता है, यही बता दीजिए। छठा क्वेश्चन आपको बताना है, क्या बताना है, क्लियर है, कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति महोदय जी को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। यानी किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है। सातवां है, अनुच्छेद 61 में क्या है। आठवां है, अनुच्छेद 60 में क्या है। क्लियर है। तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हर एक प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि आंसर देंगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा। क्लियर है। तो दोस्तों ये लेक्चर कैसा रहा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। और चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।